हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पटिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विनिमय सिद्धांत को देखेंगे। ये विनिमय सिद्धांत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और नेट के एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक न एक क्वेश्चन आते हैं। तो ये विनिमय सिद्धांत जो है ये भी सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत आता है। जैसे कि समाजशास्त्र के अध्ययन उपागम के अंतर्गत दो उपागम होते हैं, एक बृहद उपागम और एक सूक्ष्म उपागम। तो सूक्ष्म उपागम के अंतर विनिमय सिद्धांत को भी माना जाता है। जैसे कि इसमें सूक्ष्म उपागम में फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी और नाट्यशास्त्र जो इरविन गॉफमैन का है, तो ये सब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तो ये सब सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत आते हैं। तो उसी क्रम में विनिमय सिद्धांत भी जो है ये सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को भी देखेंगे कि जो कि एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में बने हैं। तो लास्ट में हम उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसको भी बाद में हम देखेंगे। और आप लोगों को आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप नेट का एग्ज़ाम देने से पहले इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा वो रिकॉल हो जाएगा और जो आपने नहीं देखा होगा वो भी आप जान जाएंगे। क्योंकि ये जो है इकट्ठे आपको सारे जो जितने भी इनमें कॉन्सेप्ट दिए हैं विनिमय सिद्धांत के, जितने भी थिंकर हैं, वो इकट्ठे आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने कई जगहों से, वो कई बुकों से और कुछ गूगल की मदद से इकट्ठे सबके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का विकास समाजशास्त्री जॉर्ज होम्स द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सामाजिक विनिमय के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जॉर्ज होम्स को दिया जाता है। और यह पहली बार 1958 में उनके निबंध, इनका एक निबंध था जो सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज में दिखाई देता है। इनका ये कॉन्सेप्ट जो है सामाजिक विनिमय का कॉन्सेप्ट इनकी किस पुस्तक में दिखाई देता है, तो सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज पुस्तक में दिखाई देता है। होम्स ने छोटे समूहों का अध्ययन किया है। इन्होंने छोटे समूहों का अध्ययन किया, यानी स्मॉल ग्रुप का इन्होंने अध्ययन किया। और उनका शुरू में मानना था कि किसी भी समाज, समुदाय या समूह को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में सबसे अच्छा देखा जाता है और उस सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले व्यक्तियों द्वारा निर्मित सामाजिक संरचना के बजाय किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखना आवश्यक था। इनका जो ये कहना है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखना जरूरी है सामाजिक संरचना के बजाय। तो इन छोटे समूहों के अध्ययन में इन्होंने प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों से मिलने वाले पुरस्कार और दंड को देखना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि जो व्यक्तियों द्वारा निर्मित सामाजिक संरचना है उसके बजाय किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखना जरूरी था। और व्यक्ति का व्यवहार क्या था, तो उन्होंने बताया कि जो छोटे समूहों का इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों से मिलने वाले पुरस्कार और दंड को देखना शुरू किया। तो उन्होंने सामाजिक व्यवहार के तत्वों की एक रूपरेखा विकसित की। उन्होंने सामाजिक व्यवहार के तत्वों की एक रूपरेखा विकसित की। और बातचीत, भावनाएं और गतिविधियां, तो किसी समूह की आंतरिक और बाह्य प्रणाली के संबंध में इन सभी तत्वों पर विचार किया जाना था। इनका कहना था कि किसी भी समूह की आंतरिक और बाह्य प्रणाली के संबंध में इन सभी तत्वों पर विचार किया जाना था। किन तत्वों पर, तो उनकी बातचीत, भावनाएं और गतिविधियां, इन पर विचार किया जाना जरूरी था। उन्होंने कई समूहों का अध्ययन करके जॉर्ज होम्स ने इन्होंने कई समूहों का अध्ययन करने के लिए इस ढांचे का उपयोग किया। और एक अध्ययन जो उन्होंने अपनी पहली पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप में, इनकी ये ह्यूमन ग्रुप भी पुस्तक है और ऐसे सीधे पूछी जाती है द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक किसकी है, तो जॉर्ज होम्स की है। होम्स ने सामाजिक स्थितियों के सबसे बुनियादी अंतर को समझाना शुरू किया। क्या शुरू किया इन्होंने, सामाजिक स्थितियों के सबसे बुनियादी जो बेसिक अंतर था उसको इन्होंने समझाने का प्रयास किया, जिसे प्राथमिक सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे प्राथमिक सामाजिक व्यवहार कहा जाता है, जिसमें कम से कम दो लोग बातचीत करते हैं। जो ये छोटे समूह की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि जिसमें कम से कम दो लोग बातचीत करते हैं, इसी को इन्होंने छोटे समूह के अंतर्गत रखा है। जिनमें से एक या तो दूसरे के कार्यों को पुरस्कृत या दंडित करता है।
जो दो व्यक्तियों का समूह बनता है तो उसमें या तो एक दूसरे के कार्यों को पुरस्कृत करता है, पुरस्कार देता है, या दंडित करता है या दंड देता है। तो प्रत्येक व्यक्ति पुरस्कार प्रदान करता है और लागत वहन करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान करता है और उस पे जो उसकी लागत आती है पुरस्कार देने में, जो उसका खर्चा होता है, उसको वह वहन करता है। और इनका कहना है कि लोग उतना ही इनाम पाने की उम्मीद करते हैं जितना दूसरों को देते हैं। जब वो विनिमय में क्या करते हैं कि जब किसी को कोई पुरस्कार देते हैं हम, तो वो अगले से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमको इतना ही पुरस्कार दे। लोग उतना ही इनाम पाने की उम्मीद करते हैं जितना कि वो दूसरों को देते हैं, और वह ऐसे कार्यों का चयन करेंगे जिनसे सबसे बड़ा इनाम मिलने की संभावना हो। वो उन्हीं लोगों को ऐसी चीज़ें देते हैं जिनसे जानते हैं कि हाँ, मैं इनको आज ये दे रहा हूँ, ये चीज़ें दे रहा हूँ, तो कल को वो मुझे भी देंगे। तो वो लोग ऐसे ही लोगों से संबंध रखते हैं और ऐसे ही लोगों का चयन करते हैं। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं ना कि शादी ब्याह पड़ता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि उनके यहाँ इतना न्योता करेंगे, इतना करेंगे, तो वो फिर हमारी लड़की की शादी होगा तो हमको देंगे। तो उसी हिसाब से हम जैसी जिसकी परिस्थितियाँ रहती हैं उसी हिसाब से हम उसको वैसा पुरस्कार देते हैं। तो होम्स जो हैं सामाजिक विनिमय सिद्धांत विकसित करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं। ये केवल ये ही नहीं है, जॉर्ज होम्स ही नहीं है, कई समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक विनिमय सिद्धांत दिया है। होम्स ने अपना मानव व्यवहार का विचार B.F. स्किनर के व्यवहार मनोविज्ञान सिद्धांत से, अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों से भी ग्रहण किया था। होम्स ने अपना जो मानव व्यवहार का विचार दिया वो ये B.F. स्किनर महोदय थे। उनके व्यवहार मनोविज्ञान, जो इन्होंने मनोविज्ञान में अपना कॉन्सेप्ट B.F. स्किनर ने दिया था, तो उससे भी इन्होंने जॉर्ज होम्स ने लिया था, और अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों से इन्होंने ग्रहण किया था। तो कुछ स्किनर से लिया था और कुछ अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों से ग्रहण करके अपना सिद्धांत इन्होंने मानव व्यवहार का विचार जॉर्ज होम्स ने दिया था। और होम्स ने अपनी पुस्तक सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज में कहा कि व्यक्ति उन्हीं लोगों से संबंध रखता है जिससे उसे सुख या संतोष मिलता है। तो ये लाइन ऐसे क्वेश्चन के रूप में बना है। ये बना है कि मतलब ये किसका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये जॉर्ज होम्स की है कि इन्होंने कहा कि व्यक्ति उन्हीं लोगों से संबंध रखता है जिससे उसे सुख या संतोष मिलता है। तो इन्होंने मनुष्य के व्यवहार के 3 नियम बताए हैं। मनुष्य के व्यवहार के जॉर्ज होम्स ने 3 नियम बताए हैं। एक गतिविधियाँ, दूसरा अंतःक्रिया और तीसरा मनोभाव। तो होम्स का विनिमय सिद्धांत कार्यता सिद्धांत पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन बना है कि होम्स का विनिमय सिद्धांत किस पर आधारित है। तो कार्यता पर आधारित है, इसको इंग्लिश में कैजुअलिटी कहते हैं। तो उस पर इनका सिद्धांत आधारित है। इन्हें मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी विनिमय सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। जॉर्ज होम्स को मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी विनिमय सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। ये ऐसे ऑनलाइनर क्वेश्चन बना है। और विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। किसे दिया जाता है सबसे पहले? तो विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय होम्स को ही दिया जाता है। और इन्होंने जनजातीय समाज को प्राइमर्डियल आद्य प्राथमिक समूह का, इन्होंने ये क्वेश्चन बना है तो कुछ लोग इससे चार्ल्स कूले से कंफ्यूज रहते हैं। प्राथमिक जो समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है, तो इन्होंने जनजातीय समाज को प्राइमर्डियल या आद्य प्राथमिक समूह कहा है, जनजातीय समाज को। तो ये जॉर्ज होम्स ने कहा, ये क्वेश्चन के रूप में आया है एग्जाम में। तो चार्ल्स कूले से काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत की मान्यताएं हम देख लेते हैं कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत की मान्यताएं कौन कौन सी होती हैं, जिस आधार पर ये सिद्धांत के बारे में बताया गया था। कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं? तो सामाजिक व्यवहार में मूल्य का सामाजिक आदान प्रदान शामिल होता है। क्या आदान प्रदान होता है? तो मूल्य का सामाजिक आदान प्रदान शामिल होता है। लोग सामाजिक आदान प्रदान करते हैं जहां उन्हें अपनी लागत से अधिक पुरस्कार मिलते हैं। कहाँ पे लोग करते हैं विनिमय आदान प्रदान, कहाँ करते हैं? तो जो लोग वहाँ अपने लागत से, जहाँ अपनी लागत से मतलब जहाँ जो देते हैं उससे ज़्यादा जब वहाँ मिलने की संभावना रहती है तो वहीं पर ये लोग आदान प्रदान करते हैं।
पुरस्कार और लागत भौतिक या अभौतिक सामान हो सकते हैं। जो विनिमय सिद्धांत की मान्यताएं हैं उसमें जो ये पुरस्कार लोग देते हैं एक दूसरे को, और तो वो भौतिक या अभौतिक सामान हो सकते हैं। लोग समान लागत खर्च करने पर समान रूप से पुरस्कृत होने की उम्मीद करते हैं। जब सोचते हैं लोग कि अगर हम उनको इतना दे रहे हैं तो वो भी बदले में हमको उतना ही देंगे। तो इनाम बनाम लागत को मापते समय लोग अपनी अपेक्षाओं, पिछले अनुभवों या विकल्पों की तुलना करते हैं। जब एक दूसरे को कुछ देते हैं तो उसमें जो लागत लगती है, जो जितने का वो सामान दिए रहते हैं, तो फिर उसके बाद वो तुलना करते हैं कि इतना हमने उनको दिया था तो उसके बदले में हमको कितना मिला। तो उसकी जो है वो लोग तुलना करते हैं सामाजिक विनिमय सिद्धांत में। जो सामाजिक विनिमय के सिद्धांत की मान्यताएं हैं, तो ये 4-5 मान्यताएं हैं, इसी आधार पर सामाजिक विनिमय किया जाता है। अब हम पीटर प्लाउ के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। तो पीटर प्लाउ इन्होंने संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या दिया है? तो संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत दिया है। और इन्होंने व्यवहारवाद पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। इन्होंने, जैसा कि होम्स ने व्यवहारवाद पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन इन्होंने व्यवहारवाद पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि अपने सिद्धांत को प्राथमिकताओं, रुचियों, उदासीनता वक्र, आपूर्ति और मांग जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित किया। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने अपना सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत प्राथमिकताओं, रुचियों, उदासीनता वक्र, आपूर्ति और मांग जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित किया? तो पीटर प्लाउ ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, जो कि 1964 में प्रकाशित हुई। तो ये पुस्तक भी इम्पॉर्टेंट है, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है एग्जाम में। तो इन्होंने विनिमय के कुछ नियम बताए हैं। पीटर प्लाउ ने विनिमय के कुछ नियम बताए हैं। तो ये बताते हैं, पहला विवेकपूर्ण नियम, दूसरा पारस्परिक नियम, तीसरा न्याय नियम, और चौथा सीमांत उपयोगिता नियम, और पाँचवा असंतुलन उपयोगिता नियम। तो ये 5 नियम बताए हैं पीटर प्लाउ ने विनिमय के। और इनका कहना है कि विनिमय के कारण समाज में एकीकरण आता है। विनिमय के कारण समाज में एकीकरण आता है, तो ये पीटर प्लाउ कहते हैं। और ये स्टेटमेंट देते हैं कि अधिकांश मानवीय सुखों की जड़ें सामाजिक जीवन में गड़ी होती हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, खेल, परिवार, व्यवसाय, राजनीति, प्रेम आदि में व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है वह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट है, ये पीटर प्लाउ का स्टेटमेंट है। माइकल हैचर के विनिमय सिद्धांत को देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि विनिमय का विवेकी सिद्धांत किसका है? तो ये माइकल हैचर का है। और इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप सोलिडेरिटी। तो ये इनकी पुस्तक है माइकल हैचर की। और इन्होंने विनिमय के कुछ लक्षण बताए हैं। तो कौन कौन से लक्षण बताए हैं? ये बताए हैं समूह की सुदृढ़ता, सामाजिक नियंत्रण और उद्गामी लक्षण। तो ये 3 लक्षण ये विनिमय के बताते हैं माइकल हैचर, और इन्होंने विनिमय का विवेकी सिद्धांत दिया है। तो अब हम मानव शास्त्रीय विनिमय देख लेते हैं कि मानव शास्त्रीय विनिमय के अंतर्गत कौन कौन से थिंकर आते हैं। तो पहला नाम जेम्स फ्रेजर का आता है। मानव शास्त्रीय विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत पहला नाम जेम्स फ्रेजर का आता है। इनकी पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट 1999 में। तो इनका कहना था कि आर्थिक अभिप्रेरण संस्कृति के प्रतिमानों को निश्चित करता है। ये आर्थिक कारकों को मानते हैं। विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत ये आर्थिक कारकों पर काफ़ी बल देते हैं और आर्थिक कारण को ही मानते हैं। तो इनका कहना था कि आर्थिक अभिप्रेरण संस्कृति के प्रतिमानों को निश्चित करता है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जनजाति पर अध्ययन किया था। और मानव शास्त्रीय अध्ययन में यह पहला प्रयास था। तो क्वेश्चन बना था पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में, क्वेश्चन बना था कि किसने सहभागी अवलोकन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में सहभागी अवलोकन के द्वारा किसने जो है विनिमय सिद्धांत का अध्ययन किया था, ऐसे क्वेश्चन बना था। तो वहाँ पर फ्रेजर और मेलिनोवस्की थे। तो जैसा कि फ्रेजर भी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति पर अध्ययन किया था, तो काफ़ी लोगों ने फ्रेजर को लगाया था, लेकिन मेलिनोवस्की सही था, क्योंकि सहभागी अवलोकन की बात की थी, जबकि फ्रेजर ने सहभागी अवलोकन नहीं किया था।
तो इससे लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज थे और बहुत मतलब इस क्वेश्चन पे आपत्तियाँ भी लगी थी कि फ्रेजर को सही माना जाए, लेकिन फ्रेजर को सही नहीं माना गया था, मैलिनोवस्की को सही माना गया था। तो ये मानव शास्त्रीय अध्ययन में पहला प्रयास इन्हीं का था, पर वहाँ सहभागी पूछ लिया था ना, तो इस वजह से मैलिनोवस्की सही हुए थे। लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने ही मानव शास्त्रीय अध्ययन में विनिमय सिद्धांत का अध्ययन दिया था और ऑस्ट्रेलिया की जनजाति पर किया था। इन्होंने आदिम समाज में विवाह की परंपराओं को गहराई से देखा। इन्होंने जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो वहाँ पर विवाह की जो परंपरा थी वहाँ को इन्होंने डीपली देखा था और पाया कि इनमें वधू मूल्य जो वधू होती हैं, जो बहुएं होती हैं जिनसे शादी की जाती थी, तो उनका मूल्य चुकाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो वधू मूल्य चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए उनमें चचेरे ममेरे भाई बहनों में विवाह होता था, क्रॉस कजिन मैरिज उनमें पाया जाता है, क्योंकि वधू मूल्य उनके पास नहीं था तो वो नहीं दे पाते थे, इसलिए उनमें जो है वधुओं की अदला बदली होती थी, यानी कि चचेरे ममेरे भाई बहनों में विवाह होता था। इनका कहना कि समाज में जो सांस्कृतिक प्रतिमान है वह मनुष्य के आर्थिक अभिप्रेरणा की अभिव्यक्तियाँ हैं। इनका कहना है कि जो समाज में जो सांस्कृतिक प्रतिमान थे, जो पैटर्न थे, कल्चर पैटर्न थे, वह मनुष्य के आर्थिक अभिप्रेरण की अभिव्यक्तियाँ थीं। और इनका मानना कि विनिमय प्रक्रिया बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। इनका कहना है कि जो व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स रहती थी तो वो जो है उनकी पूर्ति विनिमय की प्रक्रिया के द्वारा ही वो लोग करते थे। तो अब हम मैलिनोवस्की के इनके सिद्धांत को देख लेते हैं, इनके विनिमय सिद्धांत को। यह भी मानव शास्त्रीय विनिमय सिद्धांत से संबंधित है। जैसा कि फ्रेजर सबसे प्रथम मानव शास्त्री थे जिन्होंने मानव शास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत विनिमय सिद्धांत दिया था, उसके बाद मैलिनोवस्की का नाम आता है। ये भी मानव शास्त्रीय विनिमय सिद्धांत से संबंधित थे। इन्होंने आदिम समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक विनिमय होता है तो उसके पीछे आर्थिक अभिप्रेरण नहीं, जैसा कि फ्रेजर आर्थिक अभिप्रेरण को मानते हैं सामाजिक विनिमय के पीछे, कि जो समाज में जो सांस्कृतिक विनिमय होता है उसके पीछे आर्थिक अभिप्रेरण होता है, लेकिन ये आर्थिक अभिप्रेरण को नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा होती है। इनका कहना है कि आर्थिक अभिप्रेरण से नहीं वो विनिमय सिद्धांत करते हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा होती है। तो इस पे भी कई अभी क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस पे किस तरह का क्वेश्चन बना है। जो या आर्थिक की बात करते हैं तो उस पर किस तरीके का क्वेश्चन बना है भी हम आगे देखेंगे। तो यह फ्रेजर के आर्थिक अभिप्रेरण विनिमय सिद्धांत को नहीं मानते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। क्वेश्चन ये भी बना है कि कौन फ्रेजर के आर्थिक अभिप्रेरण को नकारते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, तो मैलिनोवस्की करते हैं। और इन्होंने आदिम समाज में 6 प्रकार के विनिमय की बात की है। ये भी क्वेश्चन बना है कि इन्होंने विनिमय सिद्धांत के कितने प्रकारों की बात की है, तो 6 प्रकार की बात की है, 6 प्रकार के विनिमय की बात की है। तो पहला ये कुला बताते हैं। ये कुला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नेट के एग्ज़ाम में कुला से क्वेश्चन बनता है। 2023 के जो दिसंबर का शायद जून का या दिसंबर का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, तो उसमें बना था, क्वेश्चन बना था कि कुला विनिमय की जितनी विशेषताएं थी दी गई थी उसमें से पूछ लिया था कि इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं कुला के अंतर्गत आती हैं। तो उनमें से एक नहीं था, उसमें दिया था कि इनमें विभिन्न समूहों का एकीकरण नहीं किया गया था कुला विनिमय में, तो वो उसी को मतलब उसको हटाना था, वो ऑप्शन नहीं था, बाकी और जितने भी ऑप्शन थे वो सही थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो अभी हम कुला के बारे में देखेंगे। तो मैलिनोवस्की ने मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित कई व्यवस्थाओं के रूप में कुला की व्याख्या की, जो उपहार विनिमय की विख्यात प्रथा है। कहाँ की जनजाति पर इन्होंने किया था, तो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित कई व्यवस्थाओं के रूप में कुला की व्याख्या की, जो उपहार विनिमय की एक विख्यात प्रथा है। तो यह प्रथा न्यू गिनी, ट्रोबियांडा द्वीप, एमलेट द्वीप, लाफेल द्वीप तथा डोबू में पाई जाती थी। कुला विनिमय कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी, तो न्यू गिनी, ट्रोबियांडा द्वीप में, एमलेट द्वीप और लाफेल द्वीप तथा डोबू में पाई जाती थी। इन लोगों की संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, फिर भी वह कुला के प्रचलन में सहयोग देते हैं। ये जितने भी ये एमलेट द्वीप, लाफेल द्वीप, यहाँ पे जो आदिम प्रिमिटिव सोसाइटी पाई जाती थी, तो इनकी कल्चर जो थी वो भिन्न भिन्न थी, फिर भी वहाँ कुला के प्रचलन में वो लोग सहयोग देते थे।
कुला का संबंध हमेशा रहता है। जो ये कुला का जो लोग कुला से संबंध रखते थे, वो इनका संबंध हमेशा रहता था। और इसमें 2 चीज़ों का विनिमय होता था, एक सोलावा और एक मवाली। कुला में 2 चीज़ों का विनिमय होता था, सोलावा और मवाली। सोलावा क्या था? ये लाल शंख का हार होता है, जो कि घड़ी की दिशा में होता है, सोलावा। और जो मवाली होता है, ये श्वेत शंख के बाजू बंद होते हैं या घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं। तो कुला के सदस्य एक ही आभूषण का विनिमय नहीं करते हैं। ज़रूरी ये मतलब जो कुला के सदस्य होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ने सोलावा दिया है तो वो भी सोलावा दे, वो अगला मवाली देगा। अगर कोई मवाली दिया है तो वो सोलावा देगा। तो इसलिए कुला के सदस्य एक ही आभूषण का विनिमय नहीं करते हैं। यदि कोई सोलावा देगा तो दूसरा मवाली देगा। और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर के ट्रोबियांड द्वीप समूह में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के ट्रोबियांड द्वीप समूह में पाया जाता है। कभी कभी ट्रोबियांड द्वीप समूह नहीं लिखा रहता है ऑप्शन में, मैंने देखा क्वेश्चन मैंने देखा कहीं पे कि वहाँ पे ये केवल प्रशांत महासागर लिखा था। तो यहाँ इसे भी ध्यान देना है, क्योंकि ट्रोबियांडा द्वीप हम लोग तो एकदम जानते ही, रटा है हम लोगों का कि हाँ वहाँ पे मेलिनोवस्की का अध्ययन था। लेकिन ये प्रशांत महासागर भी ध्यान देना है, क्योंकि ट्रोबियांडा द्वीप ना देके ये प्रशांत महासागर भी दिया था ऑप्शन में। तो वहाँ द्वीप समूह में यह पाया जाता है। कुला रिंग उपहार और वस्तु विनिमय के बीच भेद का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जैसा कि कुला का अध्ययन इन्होंने किया है, मेलिनोवस्की ने किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट मार्शल मास ने दिया है कि कुला रिंग उपहार और वस्तु विनिमय के बीच भेद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ हमने एडिशनल इसको रखा है कि ताकि जैसा कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मेलिनोवस्की ने कुला का कॉन्सेप्ट दिया है, तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है तो हम लोग सोचेंगे कि ये मेलिनोवस्की का ही स्टेटमेंट है, पर नहीं, ये कुला रिंग उपहार और वस्तु विनिमय के बीच भेद का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसको रट लीजिएगा, ये मार्शल मास की परिभाषा है। और ये भी एक मार्शल मास देते हैं कि सभी प्रकार के विनिमय में आर्थिक नहीं होते हैं। तो जैसा कि मेलिनोवस्की भी आर्थिक विनिमय को नकारते हैं और मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी वो देते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं। तो यहाँ पे हम मेलिनोवस्की को ही समझेंगे, लेकिन ये मार्शल मास बोलते हैं। और ये स्टेटमेंट ये भी देते हैं, ये एडिशनल यहाँ पे हमने इसीलिए रखा है कि ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो उपहार वास्तव में कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि मानव इतिहास पारस्परिक आदान प्रदान वाले उपहारों से भरा पड़ा है। तो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन ये बना है, तो ये भी मार्शल मास ने दिया है। और अगला हम देखते हैं गिमवाली। जैसा कि मेलिनोवस्की ने 6 प्रकार के विनिमय की बात की है, तो जिसमें हमने कुला को देखा, अब हम गिमवाली को देखते हैं कि गिमवाली क्या है। तो इसका भी अध्ययन मेलिनोवस्की ने किया है और यह भी ट्रोबियांडा द्वीप समूह में पाया जाता है। जिनका कुला से संबंध होगा उनका गिमवाली से नहीं होगा। जैसे जो लोग कुला से संबंध रखेंगे वो गिमवाली से नहीं रखेंगे। और गिमवाली में क्या होता है, इसमें घरेलू वस्तुओं का विनिमय होता है। किस वस्तुओं का विनिमय होता है? तो उसमें घरेलू वस्तुओं का। कुला में जहाँ सांस्कृतिक वस्तुओं का विनिमय होता है, यहाँ पर इसमें गिमवाली में घरेलू वस्तुओं का विनिमय होता है। और इसमें विनिमय का प्रतीक सूअर माना जाता है। किसे माना जाता है विनिमय का प्रतीक? तो सूअर माना जाता है। और बड़े सूअर को लागा कहते हैं और छोटे सूअर को गिमवाली कहा जाता है। बड़े सूअर को क्या कहते हैं? लागा कहते हैं। और छोटे सूअर को गिमवाली कहते हैं। कुला अस्थाई संबंध है पर गिमवाली नहीं। जहाँ हमने पढ़ा, आगे देखा कि कुला का संबंध जो है वो अस्थाई संबंध होता है, लेकिन गिमवाली का संबंध अस्थाई नहीं होता है। अब हम अगला देखेंगे वासी
थर्ड नंबर का वासी, ये भी विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कुला, गिमवाली और तीसरा वासी। तो यह विनिमय आंतरिक क्षेत्र और तटीय क्षेत्र के बीच होता है। वासी में क्या होता है कि जो आंतरिक क्षेत्र होता है और तटीय क्षेत्र के बीच में इसमें विनिमय होता है। और यह मछली और खाद्यान्न का विनिमय करते हैं। क्या करते हैं कि मछली और खाद्यान्न का ये लोग विनिमय करते हैं। अगला है उरु गिबू। उरु गिबू, तो यह साल में एक बार किसी विवाहित बहन का भाई उसके पति को फसल का 3/4 हिस्सा मतलब 3/4 हिस्सा देगा। उरु गिबू में क्या होगा कि जब साल में एक बार फसल कटती है तो जो विवाहित बहन होती है तो उसका भाई उसके ससुराल में जो फसल होगा जितना होगा उसका 3/4 हिस्सा ले जाके उसको उसके ससुराल में देगा। इससे क्वेश्चन क्या बना है, इससे क्वेश्चन बना है कि किस में फसल का 3/4 भाग उपहार में दिया जाता है। तो किस में फसल का 3/4 भाग उपहार में दिया जाता है, तो उरु गिबू में दिया जाता है। और ये एक क्वेश्चन बना है कि जैसा हमने अभी देखा वहाँ कुला में सांस्कृतिक वस्तुओं का विनिमय होता है, सवाला और मवाली। तो उस पर क्वेश्चन बना है कि सांस्कृतिक विनिमय का आदान प्रदान किस विनिमय में होता है। सांस्कृतिक विनिमय का आदान प्रदान किस विनिमय में होता है, तो कुला विनिमय में होता है। जहाँ पे हमने देखा गिमवाली में घरेलू वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वहीं पर कुला में सांस्कृतिक विनिमय का आदान प्रदान होता है। तो क्वेश्चन बना है कि सांस्कृतिक विनिमय का आदान प्रदान किस विनिमय में होता है, तो कुला विनिमय में होता है। अभी और हम क्वेश्चन इसके बारे में देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। 5वां इनका है मैलिनोव्स्की का, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो पोकाला और योला। तो मैलिनोव्स्की ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जनजाति के मुखिया, जो जनजाति में मुखिया पाया जाता है, तो उसको जो कुछ उपहार देता है तो उसको पोकाला कहते हैं। जो व्यक्ति होते हैं अपने मुखिया को जब उपहार देते हैं तो उसे पोकाला कहते हैं। और जो वापसी उपहार मिलेगा उसे योला कहते हैं। जो मुखिया की तरफ से दिया जाएगा तो उसको योला कहते हैं। सलिसबरी, एक सलिसबरी महोदय हैं। ये सलिसबरी महोदय, तो इनकी पुस्तक ऐसे पूछी गई है, फ्रॉम स्टोन टू स्टील किसकी पुस्तक है। फ्रॉम स्टोन टू स्टील किसकी पुस्तक है, तो सलिसबरी की पुस्तक है। और इन्होंने इसी पुस्तक में विनिमय के 2 प्रकार बताए हैं, एक गिमाएँ व उमाएँ। गिमाएँ और उमाएँ, इन्होंने 2 प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता था, तो इन्होंने बताया। गिमाएँ क्या होता है, इसमें रंग बिरंगे पक्षियों का विनिमय होता है। गिमाएँ में रंग बिरंगे पक्षियों का विनिमय होता है। और उमाएँ में क्या होता है, इसमें घरेलू वस्तुओं का विनिमय होता है। तो यहाँ एडिशनल कुछ है, यहाँ पे बुशमैन जनजाति वस्तु विनिमय को सचा पेरा कहते हैं। क्वेश्चन बना है कि कौन सी जनजाति वस्तु विनिमय को सचा पेरा कहते हैं, तो बुशमैन जनजाति वस्तु विनिमय को सचा पेरा कहते हैं। अब इनका छठा, मैलिनोव्स्की का छठा कॉन्सेप्ट है मूक विनिमय या शांत व्यापार। मूक विनिमय या शांत व्यापार में क्या होता है कि ये श्रीलंका के बेड्डा जनजाति और उत्तर प्रदेश की राजी जनजाति और मलाया के सेमांग जनजाति में पाया जाता है। इस पे क्वेश्चन बना है, अभी एमपी सेट एग्ज़ाम 2023 में क्वेश्चन बना है कि मूक विनिमय किस जनजाति में पाया जाता है, तो वहाँ ऑप्शन में वहाँ पर सेमांग जनजाति था, तो यही सही था। और सेमांग जनजाति के अलावा उत्तर प्रदेश की राजी जनजाति में भी पाया जाता है और श्रीलंका के बेड्डा जनजाति में भी पाया जाता है। तो ये भी हमें देख लेना है। बाय द वे जो क्वेश्चन बना था तो उसमें सेमांग जनजाति था और जनजातियाँ थी तो उसमें सेमांग था। और पिग्मी तथा सकाई जनजाति में भी यह विनिमय पाया जाता है, तो इसे भी याद करना है। राजी, पिग्मी, सकाई, सेमांग और श्रीलंका के बेड्डा जनजाति में मूक विनिमय या शांत व्यापार का विनिमय पाया जाता है। तो ये हाल ही में भी क्वेश्चन बना है इस पे एमपी सेट के एग्ज़ाम 2023 में। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, इसे देख लेना है कि कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदला बदली को विनिमय कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जेवेंस का है। मार्शल मास के संरचनावाद को, मार्शल मास के विनिमय सिद्धांत को देखते हैं। ये विनिमय के संरचनावादी सिद्धांत से संबंधित है। मार्शल मास, इनकी द गिफ्ट पुस्तक है। ये क्वेश्चन बना है क्वेश्चन ये नेट के एग्ज़ाम में ही बना है। अभी जो
हुआ है 2023 में नेट का एग्ज़ाम, तो उसमें ये पुस्तक पूछी गई थी द गिफ्ट। और मतलब ये काफ़ी बड़ी पुस्तक है, तो ये पुस्तक पूछी गई थी किसकी है, तो वो पुस्तक का पूरा नाम है द गिफ्ट द फॉर्म्स एंड फंक्शन फॉर एक्सचेंज इन आर्केइक सोसाइटीज। तो ऐसे इनकी पूरी पुस्तक का नाम दिया गया था, द गिफ्ट द फॉर्म्स एंड फंक्शन फॉर एक्सचेंज इन आर्केइक सोसाइटीज़। तो ये पूरी पुस्तक का इनका नाम है। तो ये पूछा गया था कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये मार्शल मास की है। तो इसमें जो है दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, मार्शल मास ने दिया है कि दो पक्षों के बीच होने वाली ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। तो ये मार्शल मास ने बोला है। और मार्शल मास विनिमय का कारण समाज की संरचना व समाज के सामूहिकता को मानते हैं। किसे मानते हैं, तो समाज की संरचना व समाज के सामूहिकता को मानते हैं। इन्होंने फ्रेजर के उपयोगितावाद को नकारा है। जो फ्रेजर ने अपना सिद्धांत दिया था, तो विनिमय का सिद्धांत, तो उनके उपयोगितावाद को नकारा और विनिमय व्यवहार के पीछे समाज के नियम को सर्वोपरि माना। किसको माना, तो समाज के नियम को सर्वोपरि माना है मार्शल मास ने। अब लेवी स्ट्रास के हम संरचना इनके विनिमय सिद्धांत को देख लेते हैं। इनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और इनसे भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। तो इन्हें संरचनावादी सिद्धांतकार माना जाता है। विनिमय का संरचनावादी सिद्धांतकार लेवी स्ट्रास को माना जाता है। इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1969। तो इस पुस्तक में इन्होंने नातेदारी का विनिमय सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, तो नातेदारी यानी किनशिप के विनिमय का सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया कि समाज में वधुओं के विनिमय पर नातेदारी संगठन के पूर्व स्थापित नियमों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ये अपने विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत बताते हैं कि वधुओं का विनिमय होता था। तो वो उसी संदर्भ में ये कहते हैं कि समाज में वधुओं के विनिमय पर नातेदारी संगठन के पूर्व स्थापित नियमों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो इन्होंने अपने अध्ययन में नारी विनिमय पर ध्यान केंद्रित किया। नारी विनिमय यानी कि वधुओं का विनिमय होता था, तो इन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया विनिमय का सिद्धांत, तो उसमें नारी विनिमय पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। और इन्होंने कहा कि नारी विनिमय में सामाजिक संबंधों को विकसित करने की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा। इन्होंने बताया कि जो वधुओं का विनिमय होता था उससे सामाजिक संबंध विकसित होते थे, वो महत्वपूर्ण रूप से उसमें कार्य करते थे। नारी विनिमय जो होता था तो सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था वो। तो जिन समूहों के बीच नारी विनिमय होता है उन समूहों के बीच आपसी संबंध विकसित हो जाते थे। जिन समूहों के बीच, दो समूहों के बीच होता था तो कि उनके यहाँ की बहू इनके यहाँ आएगी और इनके यहाँ की बहू इनके यहाँ की बेटी उनके यहाँ जाएगी। तो ऐसे जो नारी विनिमय होता था तो उन दोनों समूहों में आपसी संबंध काफ़ी स्ट्रांग हो जाते थे। इन्होंने नारी विनिमय के दो प्रकार बताए हैं। लेवी स्ट्रास महोदय ने नारी विनिमय दो प्रकार के बताए हैं। एक सीमित विनिमय, तो इसमें बताते हैं कि किसी दो समूहों के बीच नारी का विनिमय होता है, केवल दो समूहों के बीच। कोई एक समूह होता है और अगला समूह होता है, तो उसमें नारी का विनिमय होता है। अर्थात दो नातेदारी समूहों के बीच बिलिंग सहोदरज विवाह के द्वारा संबंध का निर्माण होता है। बिलिंग सहोदर यानी क्रॉस कजिन, जो भाई बहन होते हैं, क्रॉस कजिन होते हैं, तो उनमें जो है बिलिंग सहोदर क्रॉस कजिन जो भाई बहन होते हैं, यानी चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं, तो उनमें जो विवाह के द्वारा संबंध का निर्माण होता है तो केवल दो ही नातेदार होते हैं। तो इसमें एक समूह के भाई बहन बिलिंग सहोदरज भाई बहन के साथ वैवाहिक संबंध बनाते हैं। एक समूह के जो भाई बहन होते हैं वो अगले समूह के भाई बहन के साथ वैवाहिक संबंध बनाते हैं, और यह विनिमय प्रत्यक्ष होता है। और दूसरा ये बताते हैं सामान्य विनिमय। दूसरा बताते हैं कि सामान्य विनिमय होता है, तो इनमें क्या होता है, सामान्य विनिमय में इसे दो या दो से अधिक नातेदार के बीच बिलिंग सहोदरज विवाह के द्वारा संबंध स्थापित किए जाते हैं। जैसा कि सामान्य विनिमय में हमने देखा कि सामान्य विनिमय में
सामान्य नहीं। सीमित विनिमय में 2 समूहों के बीच होता है, केवल 2 नातेदारों के बीच होता है, लेकिन सामान्य विनिमय में इसमें जो है 2 से अधिक नातेदार के बीच बिलिंग सहोदर यानी कास्ट कजिन में जो कास्ट कजिन मैरिज होता है 2 से अधिक नातेदारों के बीच में, और यह विनिमय सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करता है या मजबूत बनाता है। जो सामाजिक संबंध होते हैं उसे मजबूत बनाता है। अब हम कार्ल पोलियानी के विनिमय सिद्धांत को देख लेते हैं। इन्होंने पारस्परिकता का सिद्धांत दिया। ऐसा क्वेश्चन बना है कि पारस्परिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल पोलियानी ने दिया है। और अर्थव्यवस्था को एक संस्थापित प्रक्रिया के रूप में ये बताते हैं, और ये बताते हैं कि औपचारिक और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया। औपचारिक और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किसने किया, तो कार्ल पोलियानी ने। इन्होंने स्व विनिमय बाजार के बारे में तर्क दिया कि यह एक मिथक है और कमियों से भरा है। जो स्व विनिमय होता है, जो सेल्फ एक्सचेंज होता है, तो उसके बारे में इन्होंने कहा, तर्क दिया कि यह एक मिथक है और यह कमियों से भरा है। तो और एक ये पिडिंगटन महोदय हैं, यहाँ एडिशनल हमने रखा है स्टेटमेंट कि उपहार में पारस्परिकता के सिद्धांत पर, जिसमें सेवा की वस्तुएं पाने वाले का यह दायित्व होता है कि वह देने वाले को लगभग उतनी ही वस्तुएं या लगभग उतनी ही सेवा लौटाए। तो ये पिडिंगटन महोदय का स्टेटमेंट है। जैसा कि इसमें पारस्परिकता की बात आ रही है और पारस्परिकता का सिद्धांत इनका है, इनका कार्ल पोलियानी का है, तो यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इन एडिशनल इनके स्टेटमेंट को, पिडिंगटन महोदय के स्टेटमेंट को यहाँ पे रखा है, ताकि ये स्टेटमेंट आप ऐसे याद कर लीजिए, ये पिडिंगटन महोदय का है। पोर्टलैज, ये भी एक विनिमय सिद्धांत की अवधारणा, इससे क्वेश्चन कई बार बने हैं एग्जाम में और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इतनी बार इससे क्वेश्चन बने हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जान लेना है कि ये क्या है, पोर्टलैज किसे कहते हैं। तो यह प्रथा उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तट की जनजातियों में, अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया में निवास करने वाली हैडा, लिंगित, सिमासियन कॉकटेल में पाया जाता है। तो यह प्रथा जो है उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तट की जनजातियों में, अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया में निवास करने वाली ये जनजाति, याद कर लेना है कि हैडा, लिंगित, सिमासियन और कॉकटेल में यह पोर्टलैज की अवधारणा पाई जाती है। और यह एक प्रकार का भोज है जिसमें लोगों को खूब खिलाया पिलाया जाता है, वस्तुएं नष्ट की जाती हैं और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु यह भोज किया जाता है। तो अभी इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे बना है क्वेश्चन। तो पोर्टलैज की अवधारणा मार्शल मास ने दिया है। किसने दिया है? मार्शल मास ने। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टलैज तो हम जानते हैं क्वेश्चन कई बार बना है, लेकिन इसकी अवधारणा मार्शल मास ने दिया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उपहार और मार्शल मास ने दिया है और स्टेटमेंट देते हैं मार्शल मास कि उपहार विखंडित समाजों में स्वायत्त समूहों को एकता के सूत्र में गूंथने का माध्यम है। तो ये स्टेटमेंट भी याद कर लेना है कि उपहार विखंडित समाजों में स्वायत्त समूहों को एकता के सूत्र में गूंथने का माध्यम है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये मार्शल मास का स्टेटमेंट है। और पोर्टलाज सेरेमनी के अंत में, पोर्टलाज क्या है? तो ये एक सेरेमनी है, एक त्यौहार है जिसमें लोगों को आमंत्रित किया जाता है, भोज दिया जाता है, उसमें खिलाया पिलाया जाता है, वस्तुओं को तोड़ा फोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है। तो सेरेमनी के अंत में सभी मेज़बानों को उपहार दिया जाता है। जब ये सेरेमनी ख़त्म हो जाता है तो उसमें उपहार दिया जाता है जिसका उद्देश्य उच्च परिस्थिति प्राप्त करना, और मतलब जब सेरेमनी जब ख़त्म होता है तो उसके अंत में जब मेज़बानों जो आए रहते हैं, वो मेहमान जो आए रहते हैं, तो उनको जब ये उपहार दिया जाता है अंत में, तो उसका उद्देश्य उच्च परिस्थिति प्राप्त करना होता है। इस पे अभी क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा। तो पोर्टलाज सेरेमनी के अंत में जब सभी मेज़बानों को उपहार दिया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उच्च परिस्थिति प्राप्त करना। और जब वस्तुएं तोड़ी फोड़ी व नष्ट की जाती हैं तब उसका उद्देश्य क्या होता है? तो झूठा दिखावा होता है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में बने थे, और ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं काफ़ी।
तो हम उनको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, किसके नाम के साथ ट्रोवियांडा आइलैंडर्स की अर्थव्यवस्था का अध्ययन संबंध किया जाएगा? तो किसके साथ वो किया जाएगा? तो बी मालिनोवस्की। और निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया? यह क्वेश्चन बना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि फ्रेजर के आर्थिक विनिमय सिद्धांत को मालिनोवस्की ने नकारा और उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को दिया। तो ये क्वेश्चन बना है कि निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया? तो किसने किया? मालिनोवस्की ने किया। अब देखिए पोर्टलैज, इस पे क्वेश्चन बना है कि पोर्टलैज वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा क्या होता है? तो लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता है, या सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति के प्रतियोगात्मक अपव्यय किया जाता है। अभी हमने देखा कि जैसा उसको तोड़ा फोड़ा जाता है सामानों को, तो वो प्रतिष्ठा, अपनी झूठा दिखावा या उच्च प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पोर्टलैज एक आदिम प्रथा है जिसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन आया है, देखिए कितनी बार आया है, सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगात्मक अप्रत्यय किया जाता है। ये आंसर सही है। ये क्वेश्चन है कि पोलियानी के अनुसार ट्रोवियांडा, भी हमने पोलियानी को पढ़ा, तो इस पे क्वेश्चन आया है कि पोलियानी के अनुसार ट्रोवियांड आर्थिक केंद्रीय सिद्धांत क्या है? जो ट्रोवियांडा था द्वीप, तो उसके आर्थिक का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो उसका कहीं कहीं ये बहुत लोग आदान प्रदान से कंफ्यूज रहते हैं और इसको सही मान लेते हैं, लेकिन ये पुनर्वितरण सही होगा। ये पोर्टलैज की संस्था का प्रच्छन्न प्रकार क्या है? प्रच्छन्न मतलब जो लेटेंट, मतलब जो छुपा होता है, जो गुप्त प्रकार होता है, क्या होता है? तो जो पोर्टलैज है, एक तो उसको मतलब दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका एक छुपा प्रकार भी होता है जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, अनजाने में होता है। तो उसका प्रच्छन्न प्रकार क्या है? क्वेश्चन बना है। तो संपत्ति का आडंबरपूर्ण प्रदर्शन, इससे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उसमें पोर्टलैज में क्या होता है कि वस्तुएं तोड़ी फोड़ी जाती हैं, झूठा दिखावा किया जाता है। तो इस वजह से इसको हम समझ नहीं पाते हैं कि उसका प्रच्छन्न प्रकार क्या है। प्रच्छन्न मतलब जो दिखाई ना दे, जो छुपा हो, उसका रीजन जो छुपा हो, और दिखाने के लिए तो किया जाता है, तोड़ा फोड़ा जाता है, ये तो जानबूझ के इसीलिए किया ही जाता है। तो ये तो प्रच्छन्न प्रकार के अंतर्गत नहीं आएगा, ये तो प्रत्यक्ष प्रकार के अंतर्गत आएगा। तो इससे इस ऑप्शन से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि संपत्ति का आडंबरपूर्ण प्रदर्शन, आर्थिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग या सतत आर्थिक क्रियाकलाप, लेकिन बंधुत्व प्रतिमानों का निर्वहन, ये ऑप्शन सही होगा। ये प्रच्छन्न प्रकार के अंतर्गत आता है, जो कि दिखाई नहीं देता हम। पॉलिटिक्स ऑफ द कूला रिंग, जैसा कि कूला रिंग जो है, कूला का अध्ययन मालिनोवस्की ने किया है, लेकिन ये पुस्तक जो है पॉलिटिक्स ऑफ द कूला रिंग, तो इससे काफ़ी लोग मालिनोवस्की से कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये JPS ओबराय की पुस्तक है। और ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बना है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रस्ताव है कि सामाजिक व्यवहार एक विनिमय प्रक्रिया का परिणाम है। इस एक्सचेंज का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना और लागत को कम करना है। यह सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जॉर्ज होम्स के द्वारा विकसित किया गया है। और सारे कई क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कि किसने, मालिनोवस्की ने गैर आर्थिक विनिमय में निम्न में से किस में अंतः संबंध को बताया है? मालिनोवस्की ने गैर आर्थिक मतलब जो आर्थिक ना हो, गैर आर्थिक विनिमय में, तो उसमें ऑप्शन में रहता है कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। तो उसमें दिया रहता है कि इसमें से कौन सा इन्होंने गैर आर्थिक विनिमय के अंतर्गत अंतः संबंध को बताया है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से। तो कूट के माध्यम से इसको सही करना रहता है, तो ना उत्पादन होगा ना उपभोग होगा, बल्कि विनिमय और वितरण होगा। क्योंकि विनिमय होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, और वितरण होता है, एक दूसरे को देते हैं। तो उसमें
जो जो मैलिनोव्स्की ने विनिमय का सिद्धांत दिया है, तो गैर आर्थिक विनिमय में इन्होंने कहा कि उसमें सख्त अंतः संबंध को बताया है मैलिनोव्स्की ने। तो उसमें ना तो उत्पादन करते हैं और ना उपभोग करते हैं, बल्कि विनिमय और वितरण होता है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और वितरण होता है, यानी कि एक दूसरे को देते हैं हम। और ये क्वेश्चन बना ही है मैलिनोव्स्की पे कि सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किसने किया है, तो मैलिनोव्स्की ने किया है। और ये पोर्टलैज पे क्वेश्चन बना है कि कुछ जनजातियों में पोर्टलैज का प्रमुख प्रकार क्या है। पोर्टलैज का प्रमुख प्रकार क्या है? अभी हमने देखा कि प्रच्छन्न प्रकार क्या है, तो वहाँ बंधुत्व को बढ़ावा मिलता है। और प्रमुख प्रकार क्या है, तो परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना, ये भी ऑप्शन में रहता है, तो ये भी सही माना जाता है कि पोर्टलैज का प्रमुख प्रकार क्या है, तो परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना। और प्रच्छन्न प्रकार क्या है, तो बंधुत्व को बढ़ावा देना। और उपहारों के परस्पर विनिमय को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ये भी बना है कि उपहारों के परस्पर विनिमय को क्या कहते हैं, तो पारस्परिकता कहते हैं, पोर्टलैज कहते हैं, या वस्तु विनिमय कहते हैं। तो उपहारों के परस्पर विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। और ये जो एक और था भी हमने देखा कि जब लास्ट में जो दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, तो वो जो है पोर्टलैज में जब वस्तुएं तोड़ी फोड़ी और नष्ट की जाती हैं, तो आडंबरपूर्ण दिखावा होता है। और जब लास्ट में उपहार दिया जाता है, तो बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।